नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। राजनीति से रणनीति तक, विरोध से विकास तक, आज देश में क्या कुछ रहा खास, आइए डालते हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरों पर नजर। भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी की संपत्ति 5 वर्ष में 49 करोड़ रुपए बढ़ गई। उन्होंने नामांकन पत्र के साथ दाखिल शपथ पत्र में इस बार अपनी संपत्ति 298 करोड़ रुपए दिखाई है। वर्ष 2019 में यह संपत्ति करीब 249 करोड़ थी। 298 करोड़ में 129 करोड़ रुपए की संपत्ति उनके नाम है और 169 करोड़ रुपए की संपत्ति उनके पति धर्मेंद्र के नाम है। हेमा के पास 13.52 लाख रुपए के नकद, पति धर्मेंद्र के पास 43.19 लाख रुपए नकद, हेमा के पास बैंक में 1.13 करोड़, अन्य वित्तीय संस्थाओं में 4.28 करोड़ रुपए हैं। उनके पास 2.96 करोड़ की विरासती संपत्ति है, 2.57 करोड़ के शेयर हैं। हेमा गहनों की भी शौकीन है। उनके पास 3.39 करोड़ रुपए के गहने हैं। हेमा अपने पति से अन्य संपत्तियों में भी पीछे नहीं है। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के पास 136 करोड़ रुपए के बंगले और अन्य संपत्तियां हैं, तो हेमा के पास 113 करोड़ रुपए की। इतनी संपत्ति की मालकीन होने के बाद हेमा कर्जदार भी हैं। उन पर 1.42 करोड़ रुपए का कर्जा है, जबकि पति धर्मेंद्र पर 6.49 करोड़ रुपए का कर्ज है। पीएचडी की मानद उपाधि वाली डॉक्टर हेमा ने लोकसभा चुनाव 2019 में करीब 249 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी। उनके पास करीब 114 करोड़ रुपए और पति धर्मेंद्र के पास 135 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। लोकसभा निर्वाचन 2014 में हेमा ने करीब 178 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी। हेमा ने कुल 57.99 करोड़ और धर्मेंद्र के पास 1 अरब 6 करोड़ 55 लाख की संपत्ति दिखाई थी। मौसम की मार से फसल खराब हो जाती है। ऐसे में कई किसान जिन्होंने साहूकार या फिर बैंक से लोन लिया था, उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। किसानों को आर्थिक लाभ देने के लिए सरकार कई तरह की स्कीम चला रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जाने वाली स्कीम है। इस स्कीम में सरकार किसानों को किस्तों में सालाना 6,000 रुपए की राशि देता है। 28 फरवरी 2024 को किसानों के अकाउंट में 16वीं किस्त आ गई है। कई किसानों के अकाउंट में 16वीं किस्त की राशि अभी नहीं आई, जबकि उनका नाम लाभार्थी लिस्ट में है। इसकी वजह है कि सरकार ने ई-केवाईसी और जमीन का सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। यानी कि जिन किसानों ने ई-केवाईसी और जमीन का सत्यापन नहीं किया है, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट pmkisan.gov.in या फिर पीएम किसान ऐप के जरिए आसानी से ई-केवाईसी हो सकता है। किसान ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए ई-केवाईसी हो सकता है। वहीं किसान सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर में भी जाकर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ई-केवाईसी किया जा सकता है। पीएम किसान की वेबसाइट और ऐप पर किसानों को अपने जमीन के दस्तावेज अपलोड करके उसे वेरीफाई करना होगा। इसके बाद कृषि विभाग अधिकारी द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा। किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार ने पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। किसान 55261 या 1800115526 या 011233811092 पर संपर्क करके योजना से संबंधित पूछताछ कर सकते हैं। इसके अलावा पीएम किसान ICT@gov.in पर भी संपर्क किया जा सकता है। सुबह से ही तेज धूप निकलने के बाद शुक्रवार दोपहर में बादल छाने से गर्मी से राहत मिल गई। शाम को हवा चलने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शनिवार को तेज धूप निकलने के साथ ही दिन का तापमान बढ़ सकता है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 18 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 35 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक 37.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शनिवार से सुबह और दोपहर का तापमान बढ़ेगा। 9 अप्रैल तक अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं फिरोजाबाद में शुक्रवार को सुबह से मौसम धूप छांव भरा रहा। देर शाम तक बादल छाए रहे, तेज हवा चलती रही, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली। अधिकतम तापमान 37 व न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। मार्च के अंतिम सप्ताह से तापमान तेजी से बढ़ने लगा था। सुबह 10 बजे से ही सूरज की किरणें लोगों के शरीर को जलाने लगती हैं। दोपहर में धूप की तपिश इतनी तेज होती है कि सड़क से गुजरना मुश्किल हो जाता है। रात में भी गर्मी अधिक होने के कारण लोग चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं। शुक्रवार को सुबह से शाम तक मौसम का मिजाज बदला रहा। कभी तेज धूप निकलने लगती है तो कभी आसमान में बादल छा जाते हैं। बाजार में लोग गर्मी से राहत पाने के लिए गन्ने का जूस, पानी, कोल्ड ड्रिंक्स व शीतल पेय पदार्थ का सहारा लेते दिख रहे हैं। इधर कई दिनों बाद जब धूप कम हुई तो दोपहिया वाहन चालक और राहगीरों को थोड़ी राहत मिली। आसमान में देर शाम तक बादल छाए रहे, इससे वर्षा होने के आसार भी दिख रहे थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने वाला है, ऐसा मौसम विभाग के द्वारा जानकारी सामने आ रही है। सोमवती अमावस्या पितरों को समर्पित होता है। इस दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि सोमवती अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से व्यक्ति को पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही पितरों के आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन में व्याप्त समस्त प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं। सनातन शास्त्रों में वर्णित है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ जी और जटायु का तर्पण किया था। वहीं भरत ने भी अपने पिता दशरथ जी का तर्पण और पिंडदान किया था। ज्योतिष शास्त्र में अमावस्या तिथि पर विशेष उपाय करने का विधान है। इन उपायों को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति को सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। अगर आप भी अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सोमवती अमावस्या पर ये चमत्कारी उपाय जरूर करें। सोमवती अमावस्या पर गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। अगर सुविधा है तो अमावस्या तिथि पर गंगा समेत अन्य किसी पवित्र नदी में स्नान करें। इस समय पितरों को तिलांजलि दें। इसके लिए हथेली में जल और काले तिल लेकर पितरों का तर्पण करें। इस समय 3 बार जलांजलि दें। शास्त्रों में निहित है कि माता पिता की 3 पीढ़ी के पितरों का तर्पण किया जाता है, अतः 3 बार जलांजलि दें। अगर आप पितरों को मोक्ष दिलाना चाहते हैं तो सोमवती पर स्नान ध्यान के बाद पितरों का तर्पण करें। इसके पश्चात गरुड़ पुराण का पाठ करें। इस पुराण के पाठ से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है, साथ ही पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। अगर आप पितृदोष से पीड़ित हैं तो सोमवती अमावस्या पर स्नान ध्यान के बाद दक्षिण दिशा में मुड़ कर काले तिल मिश्रित जल से अर्घ दें। इस समय पितृ को ध्यान कर गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। गरुड़ पुराण में निहित है कि अमावस्या तिथि पर गौशाला या छत पर दक्षिण दिशा में दीपक जलाकर पितृ कवच और पितृ स्रोत का पाठ करें। इस उपाय को संध्या काल में करें। इन उपायों को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार को आसमान साफ बना हुआ है। सुबह से उत्तर पश्चिम की तरफ से 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शीतल हवा चलने से पिछले दिन के मुकाबले न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। इस वजह से सुबह से हल्की गुलाबी ठंड महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को भी आसमान साफ रहेगा। इसके बाद मौसम थोड़ा करवट बदलेगा। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इस वजह से आकाश में आंशिक बादल छा सकते हैं और सप्ताह के अंत में कुछ जगहों पर गरज के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से कम है। एक दिन पहले शनिवार को न्यूनतम तापमान 20.3 डिग्री सेल्सियस था। इसके मुकाबले न्यूनतम तापमान करीब 4 डिग्री सेल्सियस कम रहा। इस वजह से सुबह मौसम में हल्की ठंडक रही। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं दिल्ली में एयर इंडेक्स 200 से नीचे बना हुआ है। सुबह 9 बजे दिल्ली में एयर इंडेक्स 175 रहा। इस वजह से हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में बरकरार है। मौसम ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में रविवार को सुबह से लोग तेज धूप के चलते गर्मी से परेशान थे।
दिन के साथ ही रात का पारा भी चढ़ने लगा है। माह के तीसरे सप्ताह में गर्म लू के थपेड़े चलने की आशंका भी जताई जा रही है। अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से करीब 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं रात का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। 5 दिन में और 7 दिन में जो फोरकास्ट हमने आज इशू किया है, अगले 24 आवर्स के लिए टेम्परेचर में ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा गिरावट का तरफ जाएगा। 1-8 डिग्री गिर सकता है, घट सकता है टेम्परेचर में, और फिर भी हीट वेव कंडीशन प्रिवेल रहेगा, और वार्म नाइट भी कुछ कुछ जगह में रहने का संभावना है, और हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन भी प्रिवेल रहेगा अगले 24 आवर्स के लिए। उसका बाद बारिश होने का कारण से बारिश होने का संभावना है। डे 2 डे 3 में बारिश पूरे राज्य में बारिश होने का संभावना है। डे 2 डे 3 यानी 7 और 8 तारीख को। उसके कारण से टेम्परेचर में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट होने का संभावना है। इसके कारण से लोगों को राहत मिल सकता है। और डे 2 डे 3 यानी 7th और 8th को उड़ीसा स्टेट में, स्पेशली नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा स्टेट में बारिश का साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड 40 to 50 किलोमीटर पर आवर में होने का संभावना है। उसका साथ साथ हेलस्टॉर्म भी होने कुछ डिस्ट्रिक्ट में होने का संभावना है। जैसे हेलस्टॉर्म होने का संभावना अनुगुल, केओंझर, ढेंकानाल, जाजपुर, कटक में हेलस्टॉर्म होने का संभावना है। उसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और डे 3 यानी 8th को हेवी रेनफॉल भी एक आध जगह में हो सकता है, जैसे कंधमाल, कालाहांडी और गंजाम डिस्ट्रिक्ट में। उसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट से रिपोर्ट आ गया है कि हीट वेव के कारण 8 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए। तो जो उसके लिए हीट वेव से बचने के लिए क्या एडवाइजरी है? हीट वेव के लिए बचने के लिए हम बार बार बोल रहे हैं, मोस्टली ज़्यादा टाइम के लिए बाहर ना रहें। सनलाइट का मतलब धूप में ज़्यादा टाइम ना रहें। मोस्टली छाँव में काम करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ज़्यादा पानी पिए, छाछ पिए और शरबत पिए, और टेंडर कोकोनट, और हमारा उड़ीसा में कुछ राइस वाटर भी पी सकते हैं। और उसका साथ साथ जब ज़्यादातर बाहर ज़्यादा इंडोर रहना जरूरी है। तो देश और दुनिया के ऐसे ही 5 बड़ी खबरों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।